हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और अक्टूबर की करंट अफेयर्स क्विज जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीकली करंट अफेयर्स भी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग वो भी जा करके, आपको डिस्क्रिप्शन से ही लिंक मिल जाएगा उसका भी, वहाँ से भी आप लोग जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ LCR। सो अगर हम देखें प्राइमरी पर्पस क्या होता है, बेसिकली LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अगर हम लिक्विडिटी कवरेज रेशो की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी पर्पस जो है वो होता है बेसिकली एंश्योर करना दैट बैंक्स होल्ड अ सफिशिएंट लेवल ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और HQLA टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। प्राइमरी पर्पस होता है टू एंश्योर दैट बैंक्स होल्ड अ सफिशिएंट लेवल ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेट्स दिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पासिस थ्रू विच ऑफ द स्टेट्स। सो बेसिकली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है बेसिकली वो किस किस स्टेट से गुजरता है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं स्टेट्स। तो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमारे पास है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो ये पास होता है किन किन स्टेट से। सो ये हरियाणा से पास होता है, राजस्थान से पास होता है, गुजरात से पास होता है एंड महाराष्ट्र से पास होता है, बट ये पंजाब से पास नहीं होता। सो यहाँ पे ऑप्शन जो पंजाब होगा यहाँ पे नहीं होगा। 2, 3, 4 एंड 5 जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। सो 2, 3, 4 एंड 5। सो 1 नहीं होगा। सो 1 यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो 2, 3, 4, 5। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो पास होता है हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से एंड महाराष्ट्र से। सो सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इन इंडिया। सो IPO से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, एन IPO इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होता है बेसिकली, एन IPO इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन IPOs इन इंडिया। सो यहाँ पे क्या है सेकेंड स्टेटमेंट कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि नॉट अलाउड, कि अलाउड नहीं है IPO में। इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि IPO में इंडिया में ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इनको अलाउ होता है कि इंडिया में IPOs में पार्टिसिपेट कर सकें। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द SEBI रेगुलेट्स द IPO प्रोसेस इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी करेक्ट है बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ये भी अलाउ होते हैं IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है। जो SEBI होता है ये रेगुलेट करता है IPO प्रोसेस को इंडिया में। सो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है IPO प्रोसेस इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खरीफ क्रॉप्स आउटपुट इन इंडिया। सो खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, अक्टूबर में भी हमने बहुत डिस्कस किया था खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है, राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइंड इन लास्ट 3 years बिकॉज ऑफ एरेंट मानसून। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि खरीफ प्रोडक्शन जो है राइस प्रोडक्शन जो है खरीफ सीज़न में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है लास्ट 3 years में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करते हैं अभी करंट ईयर की 24 की, सो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है राइस प्रोडक्शन में खरीफ सीज़न में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगा ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे डिक्लाइन लिखा है, जबकि हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है ना कि डिक्लाइन। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइंड कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 3 years लीडिंग टू इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है खरीफ सीजन में हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, ये भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है ना कि डिक्लाइन। दैट्स वाई ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिया ट्राइब इज़ फाउंड इन। अगर हम सिया ट्राइब की बात करते हैं तो ये हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है। सिया ट्राइब जो है बेसिकली हमें
बुटॉन आइलैंड में देखने को मिलता है। बुटॉन आइलैंड कहाँ है? बुटॉन आइलैंड हमारा इंडोनेशिया में है। सो इंडोनेशिया में बुटॉन आइलैंड है, वहाँ हमें सियासिया ट्राइब देखने को मिलता है। सो सियासिया ट्राइब बेसिकली यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख, सो तीनों में से कोई भी आंसर नहीं, बिकॉज ये इंडोनेशियन ट्राइब है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। और सियासिया ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये जो लैंग्वेज है इनकी सियासिया, सो ये लैंग्वेज बेसिकली ऐसा क्या होता था कि जनरेशन टू जनरेशन जो है ये ओरली ट्रांसमिट हो रही थी, ओरली जो है ये पास हो रही थी। इसकी कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे। बेसिकली अभी करंटली इसे स्क्रिप्ट मिली है सिया लैंग्वेज को न्यू स्क्रिप्ट मिली है। एक स्क्रिप्ट मिली है जो कि है हंगूल स्क्रिप्ट। हंगूल स्क्रिप्ट, ये कोरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी कौन सी होती है? हंगूल स्क्रिप्ट। सो ये भी पूछ सकते हैं, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था सिया ट्राइब। तो सिया ट्राइब को जो है एक मतलब स्क्रिप्ट मिली है। बेसिकली पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी लैंग्वेज, इसकी कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी। बट अब जो है इस ट्राइब को हंगूल स्क्रिप्ट मिली है, कोरियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है ये। सो अब इनकी लैंग्वेज जो ये लिख भी सकते हैं, सिर्फ ओरली ट्रांसमिट नहीं होगी ये लैंग्वेज। सो यहाँ पे जो है आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सिया ट्राइब इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, हमें इंडोनेशिया में मिलती है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आइलैंड भी आपको याद रखना है, आइलैंड क्या है? बुटॉन आइलैंड। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट की अगर द ABS अलाइन विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिप्लोमेटिक टाइज इन एशिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है हमारी कि एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है ये बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है। इंडिया की जो है डिप्लोमेटिक टाइज एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द ABS एम्फोसिस द रोल ऑफ प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म इन वेस्टर्न कंट्रीज़। सो ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो ये प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये एशियन कंट्रीज़ के लिए है, एशियन कंट्रीज़ के लिए। सो ये अभी वेस्टर्न की बात नहीं हो रही। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो तो ये बेसिकली ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये इंडिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में अच्छे रिलेशंस जो है स्टैब्लिश करने की पहल है। सो यहाँ पे जो है अगर हम प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म की बात करें तो एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, एम्फोसिस करता है उस पर, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द थीम ऑफ 2024 ABS समिट इज़ रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। जो थीम है 2024 की ABS समिट की, यहाँ पे इस थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहा था, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ द US इज़ इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड थ्रू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रेसिडेंट हमने बहुत बार डिस्कस किया है, गवर्नर हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की, तो इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है? इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोकसभा ओनली, कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, सो लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, और दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स मौजूद होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ USA इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years अनलाइक द इंडियन प्रेसिडेंट हु इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट जो US के प्रेसिडेंट हैं वो 4 years के लिए इलेक्ट होते हैं, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 years टेन्योर होता है, उनका वर्किंग टेन्योर होता है 5 years, और ये जो है टेन्योर होता है वर्किंग टेन्योर प्रेसिडेंट का US में अगर हम बात करें तो वो होता है 4 years का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, बिकॉज सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज में। इलेक्टोरल रोल की अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्यसभा के, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर UIDAI काम करता है? सो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि आर्टिकल 1 जो है इसमें बात करते हैं, ये बात करते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। सो यहाँ पे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 में आता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द राइट टू प्रिवेसी एनहांसेस एंड एंश्योर्स द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि राइट टू प्रिवेसी जो है बेसिकली ये एनहांस करता है, ये इंश्योर करता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द DPSP और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है बेसिकली कहाँ से डिराइव की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। बट ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ जो है ये कहाँ आता है हमारा, ये आता है आर्टिकल 21 में। सो आर्टिकल 21 हमारा क्या है, आर्टिकल 21 पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट है, ना कि DPSP। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है हमारा, ना कि DPSP। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस विद रेफरेंस टू द फोकस एरिया ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो अगर हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था हमारा 2021 में। सो 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था। और जो अगर हम इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था 2021 में। और जो बेसिकली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रमोट करना एंड फंड करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस फील्ड इन इंडिया। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ़ंड प्रोवाइड करना और रिसर्च को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करता है। एस्टैब्लिश हुआ है 2021 में। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये ऑपरेट करता है। 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका ऑप्शंस यहाँ पे क्या है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो फोकस एरिया है वो क्या है, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ना कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी नहीं है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी नहीं है। ये रिसर्च वगैरह को प्रमोट करता है, फंड करता है और ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। एस्टैब्लिश हुआ था 2021 में। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट क्या है, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। आंसर जो होगा हमारा यहाँ होगा ओनली 1। ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।